हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं PYQs ऑफ वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। नाउ हियर इज द क्वेश्चन इज, नाउ यहाँ जो क्वेश्चन है वो लिस्ट वन और लिस्ट टू को मैच करने का है ना, और हमें कोड्स दे रखे हैं, अकॉर्डिंग अपन को आंसर देना है ना। सो बात करते हैं वन बाय वन सारी चीजों की। तो सबसे पहला लिस्ट वन में दे रखा है पॉइंट ए, दैट इज द ट्रेवर्स सर्वेइंग। अब ट्रेवर्स सर्वेइंग क्या होता है इसको बात करते हैं ना। सो ट्रेवर्स सर्वेइंग में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, है ना, यहाँ पे किसी भी सर्वे लाइन की हम लोग लेंथ यानी डिस्टेंस को डिटरमाइन करते हैं और इसकी डायरेक्शन को डिटरमाइन करते हैं। क्लियर है? यानी कि ए जो पॉइंट है वो किससे मैच हो रहा है, यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो यहाँ पर 3 पॉइंट से मैच हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग दो लेंथ को डिटरमाइन करने के लिए चेन को यूज कर लेंगे और उस सर्वे लाइन की डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए कंपास को यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर जो ए पॉइंट है वो मैच करता है थर्ड पॉइंट के साथ। नाउ बात करते हैं बी पॉइंट की। बी पॉइंट है जियोडेटिक सर्वेइंग। जो जियोडेटिक सर्वेइंग है ना, बेसिकली हम लोग इसे करने के लिए थियोडोलाइट को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो बी पॉइंट है वो मैच कर जाता है फोर्थ पॉइंट के साथ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है प्लेन टेबल सर्वेइंग। नाउ प्लेन टेबल सर्वेइंग, तो प्लेन टेबल सर्वेइंग जो है इसमें हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो होता है एलिडेट। यानी कि एलिडेट हमारा मैच हो रहा है प्लेन टेबल सर्वेइंग के साथ, तो ये सी मैच कर जाएगा सेकंड के साथ। और वहीं बात करें ऑप्शन डी की, जो कि है हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग। तो जो हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग है बेसिकली इसमें हम लोग क्या करते हैं, साउंडिंग मशीन को यूज करते हैं, जो कि यहाँ पर ऑप्शन वन में दे रखी है वेडल्स साउंडिंग मशीन। तो हाइड्रोग्राफिकल सर्वे से ये रिलेट करता है, तो ऑप्शन डी जो है वो वन के साथ मैच होता है। अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट मैच होता है हमारे क्वेश्चन के साथ। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन इज द पर्पस ऑफ सैटेलाइट स्टेशन इन ट्रायंगुलेशन कैन बी सर्व्ड बाय। नाउ देखिए, जो सैटेलाइट स्टेशन है इसका कॉन्सेप्ट क्या है इसको डिस्कस करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि एक डेंस एरिया में जो हमारे स्टेशन पॉइंट होते हैं, है ना, उनके बीच की जो इंटरविजिबिलिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जो हमारे मेन स्टेशन है उसको हम लोग देख नहीं पाते हैं। ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ स्ट्रक्चर्स जैसे कि कोई चर्च हो गया, कोई पोल हो गया, है ना, तो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर है इसे हम लोग मार्क कर देते हैं एज अ मेन स्टेशन, है ना, क्योंकि यहाँ से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर अब जो इंटरविजिबिलिटी है वो क्लियर होगी। बट दिक्कत क्या आती है, इन मेन स्टेशन को हमने मार्क तो कर दिया बट इन मेन स्टेशन पर जाकर के हम इंस्ट्रूमेंट को सेट नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है, अपन इन स्टेशंस के, इन मेन स्टेशंस के नियर अबाउट एक सब्सिडियरी स्टेशन को स्टेब्लिश कर लेते हैं और उसी सब्सिडियरी स्टेशन को अपन फॉल्स स्टेशन या फिर सैटेलाइट स्टेशन कहते हैं। क्लियर है? नाउ सो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है और इसी स्टेशन को अपन सेट्रिक इस स्टेशन भी कहते हैं। तो अपन को क्वेश्चन दे रखा है कि सैटेलाइट स्टेशन का ट्रायंगुलेशन में क्या पर्पस निकल के आता है। तो ये जो पर्पस है ऑप्शन डी में करेक्टली दे रखा है, जो कि है एन इसेंट्रिक स्टेशन नियर द ट्रू स्टेशन वेयर ऑन द इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी सेट अप। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है हमारे इस क्वेश्चन का। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now the next question is the sum of the three interior angles of a triangle, the vertices of which lies on the surface of the earth covering a vast area of several hundreds of square kilometer is. Now, तो अपन को यहाँ पे जो डिटरमाइन करना है वो सम ऑफ, है ना, थ्री इंटीरियर एंगल्स निकालना है। और किस केस में, जब हमारा जो ट्राइंगल है वो एक स्पेरिकल ट्राइंगल है। अगर हम लोग बात करें स्फेरिकल ट्राइंगल की तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज निकल के आती स्फेरिकल ट्राइंगल की, है ना। अगर इसे हम लोग डिस्कस करें तो जैसे एक प्रॉपर्टी निकल के आती है, इफ अ सर्कल इज ड्रॉन ऑन अ स्फेयर सो दैट द रेडियस ऑफ द सर्कल इज सेम एज द रेडियस ऑफ द स्फेयर इज कॉल्ड द ग्रेट सर्कल, है ना। ये हमारे ग्रेट सर्कल निकल के आएगा और बाकी की जो सर्कल्स है वो सारे के सारे स्मॉल सर्कल होंगे। क्लियर है ना? तो ऐसी एन नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज निकल के आती है हमारे स्पेरिकल ट्राइंगल्स की। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ना, दैट इज द मोर देन 180 डिग्री बट नॉट मोर देन 225 डिग्री, है ना। तो ये करेक्ट हो जाता है हमारे इस क्वेश्चन के लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट
question. Here is the next question is the substance stoichiometry method is adopted when the ground is. Now अब सब्सटेंस स्टेक्योमेट्री होता है क्या है, सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं. इसमें क्या होता है, एक हम सब्सटेंस बार को यूज करते हैं, है ना. इस मेथड में जो हॉरिजॉन्टल जो बार होती है, जिसको सब्सटेंस बार हम लोग कह रहे हैं, इसके 2 पॉइंट पर, है ना, इंस्ट्रूमेंट को, जो ये सब्सटेंस बार होगी, इससे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, एक नॉन डिस्टेंस पर हम हमारे इंस्ट्रूमेंट को प्लेस करते हैं, थियोडोलाइट को प्लेस करते हैं. और इस सब्सटेंस बार के जो 2 पॉइंट है अपन ने लोकेट किए हैं, इन दोनों पर क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करते हैं. क्लियर है ना. तो एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर सब्सटेंस बार के 2 पॉइंट के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अपन यहाँ पर क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं. तो ये सब्सटेंस बार मेथड में अपन इस प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं. और ये जो पूरी प्रोसेस होती है, ये अपन एक फ्लैट ग्राउंड पर करते हैं. यानी कि यहाँ पर अपने से पूछ रखा है कि जो सब्सटेंस स्टेक्योमेट्रिक मेथड है, उसमें जो ग्राउंड होता है वो कैसे होता है, तो वो फ्लैट ग्राउंड होता है. यानी कि यहाँ ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होता है. नाउ लेट्स मूव ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर इज द क्वेश्चन इज, सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है. और क्वेश्चन है, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर टेकन विथ अ ट्रांजिट fitted with stadia wire. The line of sight was horizontal and the staff was held vertical. अपन को यहाँ पे टॉप हेयर, मिडल हेयर और बॉटम हेयर की रीडिंग्स दे रखी है लेवलिंग स्टाफ पर. और क्वेश्चन आस्क कर रहा है द टेक्योमेट्रिक कांस्टेंट K and C are 100 and 0.4 meter respectively. Then determine the horizontal distance between the staff and instrument is. Now simply हमें पता है कि जो इक्वेशन ऑफ टेक्योमेट्री होती है, ये होता है D इज इक्वल टू के एस प्लस का C. यहाँ पे S हमारा जो है वो स्टाफ इंटरसेप्ट है, जो कि अपर हेयर के करस्पॉन्डिंग और लोअर हेयर के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज निकल के आएगी, जो इंटरसेप्ट निकल के आएगा हमारे लेवलिंग स्टाफ के, उसके बीच का डिफरेंस होगा. के हमारा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है और सी हमारा एडिटिव कांस्टेंट है ना. सो बात करते हैं अपन, सबसे पहले एस को डिटरमाइन कर लेते हैं. ठीक है, तो अपन को जो टेबल दे रखी है उसमें टॉप हेयर के करस्पॉन्डिंग और बॉटम हेयर के करस्पॉन्डिंग जो स्टाफ की रीडिंग है वो हमें दे रखी है. तो बॉटम के करस्पॉन्डिंग जो रीडिंग है वो है 2.830 मीटर और टॉप हेयर के करस्पॉन्डिंग जो रीडिंग है ये 1.726 मीटर है. जब इसे सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू निकल के आती है 1.104 मीटर. तो S की वैल्यू निकाल ली, K और S अपन को क्वेश्चन में दे रखा है, तो D हम डिटरमाइन कर सकते हैं, है ना. तो K हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय S 1.104 प्लस C की भी वैल्यू दे दी है 0.4. तो फाइनली अपना जो D है वो निकल के आता है 110.8 मीटर. ठीक है, सो फाइनली कुछ इस तरीके से अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. थैंक यू.